गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं पूजा चौधरी स्वागत करती हूँ, बैंक प्रवक्ता सोशल वर्क। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास है और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है भारत में खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली। जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि आज जो हम चर्चा करेंगे उसका जो हमारा मुख्य बिंदु होगा वो है खाद्य सुरक्षा, कि हमारे भारत देश में खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा ये एक ऐसी सुरक्षा लोगों को उपलब्ध कराई जाए जिससे उनको एक पौष्टिक भोजन मिल सके। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है देश के सभी लोगों के लिए हर समय एक सक्रिय व स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त खाने की उपलब्धता। खाने की उपलब्धता हमें इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। ऐसा ना हो कि हम भोजन कर तो रहे हैं लेकिन वो पौष्टिक ना हो, वो हमारे लिए अनुकूल ना हो। तो इसलिए ऐसी भोजन की व्यवस्था हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे देश का निवासी है उसके लिए ऐसी व्यवस्था रखनी कि उसको हर मौसम में हर दिन या प्रत्येक दिन या हर मौसम में वर्ष भर उस व्यक्ति को न केवल जिंदा रहने के बल्कि समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी खाद्य की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास भोजन नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। आप सभी को पता है कि भोजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जब हमें एनर्जी मिलती है तब हम काम करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि उसे वो हर पौष्टिक भोजन मिले, प्रतिदिन मिले, जिससे वो सक्रिय रूप से हमारे समाज में कार्य कर सके। अब हम बात करते हैं कि आज के हमारे शिक्षण बिंदु क्या होंगे। तो इन शिक्षण बिंदुओं में अगर हम नजर डालें तो पहला हमारा है खाद्य सुरक्षा की समस्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य व प्रसार, भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना है, दोपहर भोजन व्यवस्था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। तो ये आज के हमारे शिक्षण बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसकी क्या व्यवस्था है। तो भारत के समक्ष खाद्य सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इससे पहले जब हमने क्लास ली थी तो उसमें बताया था मैंने कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां, उसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, निरक्षरता है, लैंगिक भेदभाव है। तो ये जो सारी समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं उन्हीं के साथ ही साथ कोरिलेट करती है एक और समस्या जिसे हम खाद्य सुरक्षा की समस्या कहते हैं। ये समस्या हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उससे भी हम इसको लिंक करके देखते से हम समझते हैं कि भाई खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को भी इनहेंस करती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है और यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे देश का मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोगों में एक खाद्य सुरक्षा जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ पहले खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य केवल पेट भर रोटी ही उपलब्ध होने से था, वहीं आज खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की पहुंच, संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के रख रखाव तक जा पहुंचा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे बाद से लेके अभी तक जो हमारी सरकारें चल रही है या जो हमारी स्थिति चल रही है तो उसमें हमने खाद्य सुरक्षा की तमाम बातें रखी। सिर्फ पहले जो था कि सिर्फ किसी को भरपेट भोजन मिल जाना ही उसे ही हम खाद्य सुरक्षा समझते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि सिर्फ किसी को भरपेट भोजन दे दिया जाए और हम कहें कि वो व्यक्ति खाद्य सुरक्षित है या उस व्यक्ति के पास वो सारी सुरक्षा उपलब्ध है। बल्कि इसके साथ ही साथ आज के वर्तमान समय की ये बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है कि हर एक व्यक्ति को संतुलित आहार मिले, उसे स्वच्छ पेयजल मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, प्राथमिक स्वास्थ्य और की जो सुविधाएं हैं वो उसे उपलब्ध हो, ताकि जो उसका जीवन है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल सके, उसमें कोई किसी भी तरह की व्याधा उत्पन्न ना हो।
अगली बात अगर हम करें कि भारत के समक्ष खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां क्या है, या क्यों ये जो समस्या है खाद्य सुरक्षा की हमारे देश में व्याप्त है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद। तो हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, लेकिन जो जनसंख्या है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी और सीमित साधन हमारे पास, संसाधन हमारे पास सीमित होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो दुष्परिणाम है वो लोगों को भुगतने पड़ेंगे या लोगों तक पहुंच जाएंगे। दूसरी जो चुनौती आती है वो है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनकर सामने आया है। अनिश्चित खाद्यान्न उत्पादन, कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी राज्य में बहुत अच्छा खाद्यान्न उत्पादित होता है और किसी किसी राज्य में बहुत कम, या कहीं बाढ़ आ गई या कहीं सूखा पड़ गया, तो इस वजह से जो है कि खेती बहुत कम हो पाती है। जलवायु परिवर्तन ये भी एक मुख्य कारण है कि हम जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, और इसकी अधिकतर जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी रहती है। तो कृषि कार्य में अगर लगे हैं और जो हमारा फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जलवायु के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उचित किस्म के जो बीज हैं या जो हैंडपंप है उनका हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसीलिए हम ज्यादातर सिंचाई पे डिपेंड रहते हैं और हम वर्षा के जल पे डिपेंड रहते हैं। तो जब जलवायु परिवर्तन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जो वर्षा है उसका भी जो औसत है वो घट रहा है। कभी बारिश बहुत कम हो जाती है जिससे फसल नहीं हो पाती, या बहुत ज्यादा हो जाए जिससे फसल भी नुकसान हो जाती है। सिंचाई व्यवस्था ये भी एक समस्या बनकर उभर रही है कि हर जगह वो सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, हर जगह नहरें नहीं है, सभी के पास ट्यूबवेल नहीं है, या वो उन्नत किस्म के उपकरण वो नहीं है हर किसान के पास कि वो सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता भी है कि सभी के पास वो हाइब्रिड नहीं है, बीज नहीं है, या उनके पास वो उर्वरक नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी चुनौती देती है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे हम सभी जानते हैं, प्रकृति द्वारा जो कुछ आपदाएं आ जाती हैं जिनका कोई समय नहीं होता है, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे इस समस्या को बढ़ा देती हैं। खाद्यान्न भंडारण की समस्या ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमने खेती कर ली, हमारे पास अनाज आ गया, हमने अच्छी फसल हो गई, किसान के पास अच्छी मात्रा में फसल है, लेकिन वो उसको भंडारित नहीं कर पाते क्योंकि इतना स्पेस नहीं रहता घरों में या हमारे पास कि हम उसको कई महीनों के लिए या एक दो साल के लिए अच्छे से उसका भंडारण कर सके। तो ये समस्या, तो फिर खुले में वो जो अनाज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या ये भी एक चुनौती है हमारी भारत सरकार के सामने या हमारे सामने किसानों के लिए, कि जो उनका फसल उन्होंने उत्पादित की है, जो उनके पास फसल है उसका वो उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सीधे सीधे उनका मुनाफा जो होता है वो अपने पास रख लेते हैं। समान वितरण प्रणाली भी है, और अशिक्षा और गरीबी, तो इस तरह की जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाती हैं हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है हमारे, इसके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा निकाय है वो है हमारा भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम FCI कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय खाद्य निगम का जो गठन है वो भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत हुआ है, और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन भारतीय खाद्य निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके चार प्रमुख जो FCI है वो क्या कार्य करती है उसके बारे में हम रोशनी डालते हैं। तो FCI के जो महत्वपूर्ण चार कार्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसका जो पहला कार्य है, किसानों से उचित मूल्य पर उनके उत्पाद को खरीदना। जैसे कि हमने बात की कि किसान के पास फसल अच्छी हो गई या कोई भी उत्पाद जो उनका है वो बहुत बढ़िया है, तो उस किसान को लाभ देने के लिए जो FCI है वो किसानों से उचित मूल्य पर उनके उत्पाद को खरीदती है।
अनाज का उचित भंडारण, जो एफसीआई है वो जो अनाज है उनका उचित भंडारण करती है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, खराब होने से उनको बचाया जा सके। पीडीएस ये अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। पीडीएस जो हमारा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, या हम इससे कहते हैं कि राशन कार्ड भी से हम कहते हैं कि आपने देखा होगा अपने घरों में या आसपास के इलाके में कि अलग अलग राशन कार्ड होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, जो बीपीएल के लोग का अलग है, अंत्योदय वाले का राशन कार्ड अलग है। तो इस तरह के अलग अलग स्तर के लोगों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है। एक सस्ते गल्ले की दुकान से ही उनको वो सारे सामान उपलब्ध कराया जाता है। आपने अपने गांव में आसपास में भी देखा होगा कि जो हमारा सरकारी गल्ले की दुकान होती है उससे कम कीमत पे चावल है, गेहूं है, चीनी है, तेल है, केरोसिन है, तो ये सारी चीजें जो है वो उपलब्ध हो जाती हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि जिन राज्यों में अधिक उत्पादन होता है उन राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न लेकर कम खाद्यान्न वाले राज्यों को वितरित करना। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फसल हो जाती है, उनकी उपजाऊ मिट्टी रहती है, तो अगर वहाँ फसल, उन राज्यों में फसल अच्छी हो रही है तो वहां से वो फसल लेके या अनाज लेके उन राज्यों को वितरित करते हैं जहाँ पे कृषि की समस्या है या जहाँ पे उत्पादन बहुत कम हो है। एफसीआई के साथ ही साथ एक और योजना संचालित हो रही है जिसको हम बोलते हैं एकीकृत बाल विकास योजना या आईसीडीएस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम भी एक केंद्रीय योजना है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो इनमें इसका जो मुख्य कार्य है वो है शिशु और महिलाओं के कल्याण हेतु आईसीडीएस की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, शिशु बच्चे हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, जो टीनेजर्स लड़कियां हैं और जो गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको हम स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार कर सके। तो आईसीडीएस के इसीलिए स्थापना की गई है। इसके जो उद्देश्य है कि आईसीडीएस क्या क्या कार्य करती है या किस इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य यही है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव बनाना। आईसीडीएस आपने देखा होगा जो आपके आंगनबाड़ी चलते हैं वो आईसीडीएस का ही एक मतलब एक निकाय है, इसे हम कह सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी है उसमें हम 0 से 3 साल के बच्चे या गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं और जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको आपने देखा होगा कि वो जो हमारा आंगनबाड़ी है वहां पे जाती हैं, वहां पे उनको पौष्टिक भोजन दिया जाता है या पौष्टिक आहार दिया जाता है, उनको कैल्शियम आयरन की गोलियां दी जाती हैं। तो ये जो सारे चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाती है आईसीडीएस के द्वारा ही। 5 वर्ष के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना। 5 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वहां पर टीकाकरण कराया जाता है, उनका वजन नापा जाता है और उनका अगर बच्चे कुपोषित है तो उनके पोषण में सुधार लाने का कार्य भी आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है। मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आना। आईसीडीएस या आंगनबाड़ी के द्वारा ये कार्य भी किए जाते हैं कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या जो बालिकाएं हैं वो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको वापस से पुनः से मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाता है। जो बच्चे कुपोषित है उनको पोषण के द्वारा उनकी समस्या का निदान किया जाता है। बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम हेतु हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करना। और आईसीडीएस भी ये भी कार्य करता है कि जो अलग अलग विभाग हैं, मतलब एक जिले में या एक राज्य में, तो उन विभागों के साथ मिलकर भी ये कार्य आईसीडीएस करती है, चाहे वो शैक्षिक विभाग हो, चाहे हमारे पोषण के विभाग हो, तो उनसे मिलकर ये कार्य करती है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है मध्याह्न भोजन योजना या हम मिड डे मील जिसे कहते हैं। इससे आप सभी परिचित होंगे कि मिड डे मील योजना जो है वो विद्यालयों में बच्चों को पका पकाया भोजन देने की योजना है। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को भोजन, दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये इसलिए किया गया है, इसकी आवश्यकता पर अगर हम बात करें कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है तो उसके जो बच्चे हैं उनको वो भरपूर पोषण नहीं मिल पाता या भोजन नहीं मिल पाता और वो उनका जो नामांकन है विद्यालय में वो दिन ब दिन कम होता रहता है। अब भोजन नहीं मिल पाने के कारण उनके में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है और भी कई सारी बीमारियां जो उनको
हो जाती हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है। ये योजना जो है वो 15 अगस्त 95 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषक सहायता केंद्र द्वारा शुरू किया गया था। एमडीएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमडीएम की व्यवस्था विद्यालयों में कैसे संचालित होती है, तो मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का जो कार्य है वो आपके गांव के ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाता है। जो ग्राम प्रधान होता है वो जो इसकी धनराशि है वो उनके खाते में जाती है और भोजन बनाने हेतु आवश्यक जो खाद्यान्न है वो एफसीआई द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जिसे सस्ते सरकारी गले की दुकान है वहां से ग्राम प्रधान द्वारा ले लिया जाता है। गेहूं चावल जो आवश्यक सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री, वो उन दुकानों से ले लिया जाता है ग्राम प्रधान के द्वारा, प्रधानाध्यापक के माध्यम से। उसके बाद से बाकी की जो चीजें हैं उनके लिए भी जो पैसा आता है उससे उनको वो खरीद के विद्यालय में भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए विद्यालयों में रसोइया रखे गए हैं ताकि वो भोजन वहाँ पे बना सके। जो भोजन है वो किचन शेड में तैयार किया जाता है। और मिड डे मील की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे कई चीजें भी प्रभावित होती हैं, लाभान्वित होती हैं कि एमडीएम जो है वो हमारे विद्यालय में बन रहा है तो उससे जो है एक तो बच्चों के बीच में समरूपता आती है। सारे बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, एक जगह बैठ के खाना खाएंगे, तो किसी में ये भेदभाव नहीं रहता है कि भाई वो किस जाति का है या वो किस धर्म का है, किस भाषा का है। तो ये जो सारी विभिन्नताएं हमारे समाज में व्याप्त हैं तो उनके निराकरण भी इसके द्वारा हो जाते हैं। और एक साथ भोजन जब बनता है तो बच्चे हैं, अध्यापक है, वो सब मिलके एक साथ भोजन करते हैं। तो इससे क्या है, समरूपता आ जाती है विद्यालय के पर्यावरण में, बच्चे एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं। जो मध्याह्न भोजन योजना है, अगर हम उसके मेन्यू की बात करें कि 6 दिन में क्या क्या बनता है, तो प्रतिदिन का मेन्यू जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित है। उसी के अनुरूप बच्चों के लिए वो भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे जो 6 दिन है यहाँ पे आपका मेन्यू दिया रहता है। और ये जो मेन्यू है वो विद्यालय के जो दीवार है उस पर पेंटिंग करा दी जाती है ताकि अगर कोई निरीक्षण करने आए तो देख के बता सके कि भाई आज किस दिन में क्या भोजन वहाँ तैयार होना है। ये प्रति बच्चे के हिसाब से वहाँ भोजन बनता है, जिस विद्यालय में जितने बच्चे होंगे और एक बच्चे के लिए जितनी आवश्यकता होती है कैलोरीज की, उसके आधार पे वो धनराशि वहाँ पे दी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। यह विधेयक 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य कम दाम पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म के भोजन लोगों तक पहुंच सके। इसके अंतर्गत महिलाओं, बच्चों और अन्य समूहों जैसे बेसहारा, बेघर, आपदा और आपात स्थिति से प्रभावित लोगों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया। जो खाद्य सुरक्षा विधेयक है वो 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि जो कम दाम पे हम सभी लोगों को, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनको कम दाम पे हम वो अनाज या अच्छे किस्म के जो भोजन है वो उपलब्ध करा सके। तो जैसा कि अब हम सभी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आमदनी उतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने लिए एक खाद्य अच्छे से खरीद सके। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि सरकार जो है वो न्यूनतम दर पे उनको चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सारी चीजें उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने लिए सुविधा अनुसार उन चीजों को खरीद के उपयोग कर सके। हम जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि अगर व्यक्ति के पास उचित पौष्टिक भोजन नहीं है तो वो सोचने समझने की शक्ति भी उसके अंदर उतनी नहीं डेवलप होगी। तो इसीलिए एक अच्छा भोजन हम सभी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी जो हम अपने इस पीपीटी के द्वारा आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इसके अंतर्गत पढ़नी थी या बतानी थी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। किसी को कुछ पूछना होगा तो वो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।